Ladies and gentlemen, I humbly request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to address the august gathering. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन गडकरी जी, नारायण राणे जी, पीयूष गोयल जी, हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्रनाथ पांडे जी, इंडस्ट्री के सभी दिग्गज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आप आए तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा था यहाँ तो सारे हॉर्स पावर में वाले बैठे हैं। तो तय हो गया है कि किसको कहाँ से हौसला मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज हर स्टॉल पर तो नहीं जा पाया, लेकिन जितने भी स्टॉल्स मैंने देखे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे। हमारे देश में ये सब हो रहा है, देखते हैं तो हमारा आनंद हो जाता है। मैंने तो कभी गाड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैंने कभी साइकिल भी नहीं खरीदी। मैं दिल्ली के लोगों को भी कहूंगा कि इस एक्सपो को आकर जरूर देखें। ये आयोजन मोबिलिटी कम्युनिटी और पूरी सप्लाई चेन को एक मंच पे लाया है। मैं आप सभी का भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शायद आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी। अब उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए समझदार को इशारा कर और आप लोग मोबिलिटी की दुनिया है तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनस्मरण करा रहा हूं।
उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था, और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ था। और उस दिन मैंने कहा था लाल किले से, यही समय है, सही समय है। ये मंत्र आपके सेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक प्रकार से इंडिया इज ऑन द मूव एंड इज मूविंग फास्ट। भारत के मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड का प्रारंभ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है, और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सरकार की तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। हमारी सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और जब वो गरीबी से बाहर निकलता है तब उसके सपनों में पहली 5 चीजों में क्या होता है? एक आप होते हैं, चाहे वो साइकिल खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटी खरीदना चाहेगा, चाहे स्कूटर, और हो सके तो 4 व्हीलर। उसका पहला ध्यान आप ही पर जाने वाला है। और ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है, जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्टार्टअप में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले के 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। भारत में 2 व्हीलर सेल्स भी 70% से ज्यादा बढ़ी है। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी के महीने में कारों की बिक्री ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिनकी बिक्री है वो यहां बैठे हैं ना,
आप चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स वाले नहीं सुन रहे हैं, घबराओ मत। यानी आप सभी के लिए मोबिलिटी सेक्टर में अभूतपूर्व पॉजिटिव वातावरण आज धरती पर नजर आ रहा है। आपको आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना है। साथियों, आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इसमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक बिग अपॉर्चुनिटी देकर के आया है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्ग तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर का रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है, वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, भारत आज विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के मुहाने पर है। ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की बहुत इसमें भूमिका रहने वाली है। आप इंडस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत आज पैसेंजर व्हीकल के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हम पूरी दुनिया में कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश हैं। हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रही है। अब अमृतकाल में हमें इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है। हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपके लिए कह रहा था। आपकी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। ये हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमई को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर हैं और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी। अभी आप आराम से इस फील्ड में आइए, पूरा पैकेज लेकर के आइए। और कल सरकार ने घोषित किया है बजट में, हम पहले तबके में 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से उसकी 300 यूनिट तो कम से कम मुफ्त बिजली। और मेरी तो योजना है कि रूफटॉप से उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग व्यवस्था उसके घर में ही हो, उसकी गाड़ी रात को आए, स्कूटी आए, स्कूटर आए, चार्ज हो जाए, सुबह अपना चलता चले। यानी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरह रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ जोड़ने की कल्पना है। ये सारी चीजें आपके भविष्य की योजनाओं के में दिमाग में रख करके प्लान कीजिए। मैं आपके साथ हूं। रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली। ईवी की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में, जैसा मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है। इस फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो सकता है। हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम में भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कंपोनेंट है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी। जब सोलर रूफटॉप की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में बैटरीज की भी जरूरत होगी। आपके लिए इस सेक्टर में भी विकास की बहुत बड़ी संभावना है। और मैं तो एक और बात कहूंगा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसी रिसर्च करती जिसमें भारत में मौजूद रॉ मटेरियल से ही नई तरीके की बैटरी बनाई जाए। क्योंकि दुनिया को चिंता है ये रॉ मटेरियल कितने लंबे अरसे तक चलेगा और तब क्या होगा। हम अभी से क्यों ना ऑल्टरनेट ले। मैं समझता हूं कि देश दे सकता है। काफी लोग सोडियम पे काम कर भी रहे हैं। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के क्षेत्र में भी नई रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे स्टार्टअप्स ने ड्रोन सेक्टर को भारत में नई उड़ान दी है। इस फंड का इस्तेमाल ड्रोन से जुड़ी रिसर्च में भी हो सकता है। आज हमारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वेसल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए। साथियों, आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवे पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साथ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है।
ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अगले 25 वर्षों में मोबिलिटी सेक्टर में असीम संभावनाएं बनने वाली हैं, लेकिन इन संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल हो, इसके लिए इंडस्ट्री पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी तेजी से ट्रांसफॉर्म करे। मोबिलिटी सेक्टर को टेक्निकल वर्कफोर्स और प्रशिक्षित ड्राइवर्स की जरूरत है। आज देश में 15,000 से अधिक आईटीआई इस इंडस्ट्री को मैन पावर देते हैं। क्या इंडस्ट्री के लोग इन आईटीआई के साथ मिलकर कोर्सेज को और ज्यादा रिलेवेंट नहीं बना सकते? आप जानते हैं कि सरकार ने एक स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए देने पर नई गाड़ियां खरीदने के दौरान रोड टैक्स में छूट दी जाती है। क्या ऑटो इंडस्ट्री भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इंसेंटिव नहीं दे सकती क्या? साथियों, इस एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को एक क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। क्या टायर इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वे मिल करके किसानों के साथ बैठ करके जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी उनको गाइडेंस देना है और जो उनको एश्योर्ड मार्केट देना है, मैं पक्का मानता हूं हिंदुस्तान का किसान आपकी रबर की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए रबर ट्री पर बहुत काम हुआ है। भारत में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं टायर बनाने वालों से आग्रह करूंगा, रबर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उनसे आग्रह करूंगा कि जरा किसानों के साथ जुड़िए तो सही। हम इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हम टुकड़ों में न सोचे रबर बाहर से मिल जाता है, चलो यार अपन बनाएंगे दौड़ाएंगे। अरे कभी ये भी तो सोचे कि मेरा किसान मजबूत होगा तो मेरे देश में 4 गाड़ी और खरीदेगा। और गाड़ी कोई भी खरीदे, टायर तो अमेरिका लगने वाला है जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथियों, आप लोग पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आए, नए सिरे से कैसे सोच सकते हैं, एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बन करके नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं, हम जितने साथ मिलकर काम करेंगे हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और हम दुनिया में छाने का मौका नहीं जाने देंगे। साथियों, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रिसर्च लैब हिंदुस्तान में ना हो। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए,
दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज हो। गर्व से वो कहे, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, जरा देखे गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए, और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। मैं जब दुनिया के सामने योग की बात लेकर के गया था, यूएन में मैंने योग की बात कही थी, तो मैं वापस हिंदुस्तान आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे क्या मोदी जी यूएन में पहला भाषण करने गए और आप ये करके आए, लेकिन आज पूरी दुनिया नाक पकड़ करके बैठ गई। अपने आप पर भरोसा करिए, सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाइए। विश्व का कोई ऐसा रास्ता ना हो जहां आप नजर ना आए दोस्तों। जहां से नजरें तुम्हारी गुजरे वहां पे तुम्हें गाड़ी तुम्हारी नजर आए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से साधुवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए, प्रेरणादायी शब्दों के लिए, ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। जो विश्वास आपने ऑटोमोटिव उद्योग पर जताया है, आगे बढ़कर उन लक्ष्यों को हासिल करेगा।